मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग। और जैसा कि सभी लोग पता है बेस्ट वर्सेस बेस्ट था। दोनों टीम के पास 5 ट्रॉफी इधर 5 ट्रॉफी इधर, दोनों तरफ ही 5-5 ट्रॉफी है। और ये तो पता ही है अगर बेस्ट वर्सेस बेस्ट है तो मैच खतरनाक होना ही था। लेकिन मैच खतरनाक सिर्फ एक ही टीम की हुआ, वो सीएसके की तरफ से हुआ। एमआई की तरफ से बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि एमआई की तरफ से देखो ना ही बॉलिंग में चले ना ही बैटिंग में चले। अगर बैटिंग मुकाबले देखा जाए तो बॉलिंग तो फिर भी इनकी ठीक थी, लेकिन बैटिंग में देखा जाए तो बैटिंग बिल्कुल खराब थी। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई मतलब जिम्मेदारी उठाने की वो ही नहीं है। तो क्या हुआ, ये सब 4 रन में ऑल आउट हो गए। तो ये सबसे बड़ी हार है इनकी, और सबसे शर्मनाक हार भी है। और सबसे इनके जो बेस्ट अपोनेंट है उनसे हार हुई है, तो शायद उनको बर्दाश्त भी नहीं होगा सही से, और उनको थोड़ा हजम करने में उसको टाइम लगेगा। अब इनका क्या है कि अब ये देखो इतने होते कि वो होके पीछे हो गए कि अब इनको शायद 7 या 8 मैच बचे हैं, इनको सभी जीतने पड़ेंगे लगभग, क्योंकि 14 पॉइंट चाहिए कम से कम प्ले ऑफ में पहुंचने के लिए। तो इनको कम से कम अब 7 मैच तो जीतने ही पड़ेंगे। फिर हम लोग बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से देखो स्टार्टिंग में आए थे संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़। बहुत ही अच्छी इनकी ओपनिंग हुई थी, और इनका स्टार्ट है बहुत ही अच्छा हुआ था, क्योंकि संजू सैमसन भी मार रहे थे और ऋतुराज गायकवाड़ भी फॉर्म में लग रहे थे। जो संजू सैमसन तो देखो मार रहे थे, देखो ठीक है, 3-4 मतलब मैचों से वो लगातार मार रहे हैं, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ उनके बैट से रन नहीं आ रहे। लेकिन कल उनके बैट से रन आ रहे थे और लग रहा था कि हाँ कि उनके बैट में मिडल कर रही थी बॉल, और वो तगड़े फॉर्म में थे और उन्होंने चौके छक्के भी मारे। लेकिन जैसा कि उनको स्टार्ट तो मिला, लेकिन वो अपना रन आगे बना नहीं पाए, और वो 21-22 रन में वो आउट हो गए, आउट होकर चले गए। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे आया सरफराज खान। और सरफराज खान खैर अच्छा वो कर रहे हैं इसमें, और उनको जो प्रमोशन मिला है तो उनकी काबिलियत के दम पे मिला है। और वो देखो उन्होंने अपना वेट भी कम किया है, कम से कम 14 किलो वेट कम किया है। तो इससे पता चलता है कितनी डेडिकेशन के साथ अपने मैच पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और जितना वो फोकस कर रहे हैं उतना ही उनको देखो प्रमोशन मिल रहा है। लेकिन अभी जैसे कि मैच की स्टार्टिंग में उनसे देखो बैट से रन आ रहे थे, और अच्छा खासा मतलब कि वो खेल रहे थे। लेकिन अब क्या है, स्ट्राइक रेट में तो उनकी कमी नहीं है, लेकिन रन नहीं बना पा रहे ज़्यादा। कहीं 14 रन, कहीं 20 रन, ऐसे रन बना के आउट हो जा रहे हैं। तो उनको ये देखना पड़ेगा कि स्टार्ट तो वो अच्छी कर रहे हैं, लेकिन वो स्टार्ट को थोड़ा अंत तक ले जाए, वो उनके लिए देखने की बात रहेगी। और ना संजू सैमसन तो देखो मार ही रहे। अब स्टार्ट वो इतना अच्छा होता है कि मार ही ले रहे हैं, कि बीच में अगर उनको थोड़ा टाइम भी लेना पड़ रहा है तो वो ले ले रहे हैं, उसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ना उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है, ना उनकी जो टीम है उसमें प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही वो इतना तेज खेल रहे हैं। तो बीच में थोड़ा टाइम ले लिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर इसके बाद ब्रेविस आते हैं, ब्रेविस देखो धुआंधार पारी खेलते हैं, 11 गेंद में 21 में बना के खेलते हैं। लेकिन एक तरफ दिक्कत क्या हुई, हार्दिक पांड्या। ये हार्दिक पांड्या की कप्तानी भी थोड़ी कम सही हुई, क्योंकि कल मतलब मैं मैच देख रहा था तो वहां पर मैं देख रहा था बॉलिंग कराते समय कि वो मतलब अपनी जेब से कुछ पर्ची निकाल रहे हैं, और ऐसा लग रहा था कि शायद उसमें कुछ लिखा था कि कौन से बॉलर को कब तो निकालना है, कब उनको लगाना है। ये सब शायद मुझे लग रहा था लिखा था। तो उनको ये नहीं देखना है कि ये तो कि पर्ची में क्या लिखा है, वो कैसे करना है, वो सिचुएशन के हिसाब से उनको लगाना है कि किस सिचुएशन में कौन सी बॉलर की ज़रूरत है, कि कौन कब करेगा। तो ये इनको देखने की बात है। और ऐसे ही नहीं कि मतलब कि रोहित शर्मा सफल कप्तान रहे, कि वो अपने मतलब कि सिचुएशन के हिसाब से अपनी बॉलिंग लगा रहे थे। और जैसे कि आप लोगों ने वर्ल्ड कप में देखा था होगा 2024 वाले में, वो सिचुएशन के हिसाब से अपनी बॉलर को देखो बदला, और जहाँ से 30 गेंद में 30 रन चाहिए थे वहाँ से देखो मैच जिता दिया। तो ये होता है, मतलब फ़र्क होता है कि एक बड़े कप्तान में और एक एवरेज कप्तान में। क्योंकि देखो रोहित शर्मा एक बड़े कप्तान है इनके हार्दिक मतलब पांड्या के मुकाबले। ये देखने की बात है। हाँ, वो एक और बात है कि जब लास्ट वाला ओवर था तो उन्होंने मतलब कि ऐसा होता कि बॉलर से किया जिसका होता कि सिर्फ दूसरा ही मैच था। भले मतलब कि ये 2 ओवर में 38 रन खा गए थे, लेकिन इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी। ये मतलब कि बड़े प्लेयर हैं और बॉलर भी अच्छे हैं, तो इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी। लेकिन मतलब कि लाओ मैं मतलब कि जाओ मैं फिनिश करके आऊँ। तो ये नहीं था कि उन्होंने चलो कोई बात नहीं, फिर भी उन्होंने ज़्यादा रन नहीं दिए थे, 14 रन ही आए थे 20वें ओवर में। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं सीएसके की तरफ से जेमी ओर्टन हो गए और कार्तिक शर्मा हो गए। कार्तिक शर्मा देखो जैसे कि अभी तक उनका फॉर्म बिल्कुल खराब चल रहा था, और कल भी उनको लग रहा था कि हाँ उनके बैट से रन आ रहे थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, वही मतलब कि खराब शॉट ऐसे खेलते खेलते वो भी आउट हो गए, और उनके बैट से उतने मतलब कि रन आ नहीं रहे। और उन्होंने डॉट भी मतलब कि काफ़ी मतलब गेंदें डॉट की थी। तो ये भी मतलब कि वो चर्चा का समय है। अगर यही संजू सैमसन अगर न चलते तो वहाँ पे तक दिक्कत हो जाती सीएसके को। तो अब हम लोग बात करते हैं सीएसके की बॉलिंग लाइनअप की तरफ से कि उन्होंने बॉलिंग कैसी कराई। तो देखो बॉलिंग उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त कराई, और पावर प्ले से ही बिल्कुल एकदम पकड़ मजबूत करके रखे थे। क्योंकि देखो आप लोगों ने देखा होगा वो अकील हुसैन का पहला विकेट, मतलब क्या होता कि बॉल मतलब उन्होंने कराई थी।
मस्त ग्रिप करके मतलब बॉल कराई थी और अच्छा भी विकेट गया था। तो अकील हुसैन की हम लोग बात करते हैं, 4 ओवर में 4 देखो विकेट ले गए और 4.20 का इकोनॉमी रेट था। तो आप लोग समझ ही सकते हो कि ये देखो पावर प्ले में बॉलिंग कराने आए और फिर भी इनका देखो इकोनॉमी रेट इतना कम है, तो कितनी खतरनाक बॉलिंग कराई होगी। मुकेश चौधरी मुकेश चौधरी देखो 7.8 का देखो इकोनॉमी रेट है और 1 विकेट ले गए। और अंशुल कंबोज, इनका तो पता ही नहीं चल रहा है कि ये कब तक बॉलिंग कराने आ जाते हैं और कब मतलब कि विकेट ले जाते हैं और कब कम रन देते हैं, वो पता ही नहीं चलता। मतलब बिल्कुल एकदम साइलेंट तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही मजबूत काम कर रहे हैं। इसके बाद नूर अहमद अभी स्टार्टिंग में देखो फॉर्म में नहीं थे, लेकिन अब वो ऐसा फॉर्म पे आ गए हैं कि अब हर एक मतलब कि मैच में विकेट लेके ही जा रहे हैं। 2 विकेट देखो इसमें भी ले गए। जेमी वर्टन, ये भी अच्छे देखो बॉलर हैं, ये भी विकेट लेके जा रहे हैं। और फिर देखा जाए गुरप्रीत सिंह को, तो ये भी देखो अच्छी बॉलिंग कराई, 1 विकेट लिया 2 ओवर में और 7 रन ही दिए, 3.50 का इकोनॉमी रेट। तो कितना खतरनाक है। और हम लोग अगर इनके एम की बैटिंग लाइनअप की तरफ बात करें, तो बिल्कुल बेकार था। मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेने तैयार है और सभी जल्दी जल्दी आउट होके चले गए। बड़े मतलब कि नमनदीप थोड़ा अच्छा कर रहे थे, लेकिन वो फॉर्म मतलब कि क्या है उनका अच्छा है, लेकिन जब इतना प्रेशर है, जब सामने मतलब कोई रन ही नहीं बना रहा है, तो भी मतलब कि जल्दी जल्दी मारने के चक्कर में वो भी आउट होके चले गए। तो ये था ओवरऑल आज के तो कि कल के मैच का। और इसे ओवरऑल देखा जाए तो सीएसके भारी पड़ी। तो अब हम बात करते हैं आज शाम के मैच की, आरसीबी वर्सेस गुजरात टाइटंस। और आज आरसीबी का देखो अपने होम ग्राउंड में लास्ट मैच है। तो आप लोग को क्या लगता है कि क्या आरसीबी अपने मतलब कि होम ग्राउंड में लास्ट मैच जीत के साइन ऑफ करेगी? वो आप लोगों को कमेंट बताना है कि आज का मैच जीत पाएगी कि नहीं जीत पाएगी। तो हम लोग बात करेंगे आरसीबी की तरफ से कि आरसीबी की बैटिंग लाइनअप बॉलिंग लाइनअप कैसी है। तो आरसीबी की देखो बैटिंग लाइनअप सभी लोग को पता है कि इस टूर्नामेंट की सबसे अच्छी बैटिंग लाइनअप है, क्योंकि सभी फॉर्म में हैं। आप चाहे देखो टॉप ऑर्डर ले लो, मिडिल ऑर्डर ले लो या लोअर ऑर्डर ले लो, सभी अच्छे हैं। और आप लोग को ये भी पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, कि आरसीबी के जो मिडल ऑर्डर है सबसे ज्यादा मतलब छक्के इन्हीं की तरफ से पड़े हैं, जो मिडल ऑर्डर में है। और जो मिडल ओवर में छक्के हैं वो भी आरसीबी की तरफ से ही पड़े हैं। तो दोनों में आरसीबी देखो सबसे आगे है। अब फिर हम लोग बात करते हैं आरसीबी की ओपनर्स की, विराट कोहली और फिल शॉट। तो इनका ऐसा चल रहा है कि अगर एक प्लेयर नहीं चल रहा है तो दूसरा होता कि चल जाता है। मान लो कि अगर फिल शॉट नहीं चल रहा है तो विराट कोहली चल जाते हैं। ठीक, अगर विराट कोहली नहीं चल रहे, वैसे ऐसा होता नहीं कि विराट कोहली नहीं चलेंगे, लेकिन कभी कभी हो जाता है। लेकिन 20 रन से ज्यादा तो हमेशा वो मार ही देते हैं। तो अगर इधर विराट कोहली नहीं चले तो फिर 100 चल जाते हैं। तो इनका देखो ओपनिंग जो प्लेयर है बिल्कुल बढ़िया है, और सबसे अच्छा इनका ओपनिंग प्लेयर इन्हीं का है। फिर इसके बाद हम लोग करते हैं जितेश शर्मा को ले लो, रजत पाटीदार को ले लो। ये लोग बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। और जितेश शर्मा और रजत पाटीदार को आप बताइए कि स्पिन बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। खास करके रजत पाटीदार, वो स्पिन के खिलाफ इतना तगड़ा खेल रहे हैं। तो इस समय इस टूर्नामेंट में स्पिन के खिलाफ सबसे अच्छा खेलने वाले यही है। और ये नहीं कि स्पिन खेल रहे हैं तो फास्ट नहीं खेल पा रहे, फास्ट भी खेल पा रहे हैं। फिर इसके बाद देवदत्त पडिक्कल देखो ये भी फॉर्म पे है, और टिम डेविड। तो टिम डेविड और रजत पाटीदार के ही बदौलत जो मिडिल ऑर्डर में इतने छक्के पड़े हैं, या मिडिल ओवर में इतने छक्के पड़े हैं, तो इन्हीं दोनों की बदौलत ज्यादा पड़े हैं। जुमारियो सेफर ये भी देखो फॉर्म पे है। और कुणाल पांडे की तो बात अलग है, ये पता नहीं कि कौन सी उसे बॉलिंग करा रहे हैं, स्पिनर है कि फास्टर है क्या है। क्योंकि ये कभी कभी मतलब बाउंसर भी करा देते हैं। शिवम दुबे को देखो, आप लोगों ने देखा होगा कि कितनी तगड़ी बाउंसर कराई थी शिवम दुबे को। और शिवम दुबे की आप लोगों को लंबाई पता ही कितनी है। तो आप लोग को यही सोचो कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कुणाल पांड्या इस समय किस तरह की फॉर्म से गुजर रहे हैं। और इतने खतरनाक फॉर्म में है कि सामने वाला बैटर भी कंफ्यूज है। और इनके बॉलिंग कराने के समय जो सामने वाला बैटर होता है वो हेलमेट लगा रहता है। और हेलमेट लगाने से आप लोगों को सभी को पता है कि विजन थोड़ा सा कम हो जाता है स्पिनर के मुकाबले। फिर इसके बाद बात करते हैं भुवनेश्वर कुमार की। देखो आईपीएल के इतिहास के सबसे सफल गेंदबाज यही है। और फिर इसके बाद भुवनेश्वर कुमार तो बता ही देते हैं कि वो इतने सफल गेंदबाज क्यों हैं, क्योंकि हर मतलब कि उसमें मैच में या तो मतलब कम रन देते हैं या तो विकेट लेके जाते हैं, तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डाल ही रहे अपनी टीम के लिए। सूर्य शर्मा पिछली बार थोड़ा कम सही चले, लेकिन अच्छे स्पिनर है, उसमें कोई कहने की बात नहीं है। जॉस हेजलवुड को आप सभी लोग को पता है कि कितने खतरनाक बॉलर हैं। फिर इसके बाद राशिक सलामदार, ये तो देखो नया है, लेकिन ये भी इतनी अच्छी मतलब बॉलिंग करा रहे हैं, तो मतलब लग ही नहीं रहा कि ये बिल्कुल नया है। ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल एक्सपीरियंस होल्डर है, इन्होंने काफी मतलब मैच खेले हुए हैं। तो ऐसा लग ही नहीं रहा है। तो ओवरऑल हम लोग देखा जाए, आरसीबी का बैटिंग लाइनअप बॉलिंग लाइनअप सब कुछ एकदम परफेक्ट है। और उनको चेंज करने की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि इसी में जब जीत रहे तो कुछ चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए हम लोग बात करते हैं गुजरात टाइटन की तरफ से, कि गुजरात टाइटन जो ओवर डिपेंडेंट है अपने टॉप ऑर्डर पर। जो टॉप के 3 है, आप बात करते हो साई सुदर्शन की, सुमन गिल और जॉस बटलर। अगर ये 3 नहीं चले तो इनका मिडल ऑर्डर बिल्कुल बेकार है। क्योंकि मिडल ऑर्डर में कौन है? ग्लेन फिलिप्स है, ये फील्डिंग अच्छी कर रहे हैं, लेकिन बैटिंग इनकी अच्छी नहीं हो रही।
फिर इसके बाद करते हैं वाशिंगटन सुंदर, इनसे बैटिंग नहीं अच्छी हो रही है, शाहरुख खान हो गए, राशिद खान हो गए, ये सभी राउत वतिया हो गए, इन सभी से मतलब रन नहीं बन रहे, तो इनका मिडिल ऑर्डर बिल्कुल बेकार है। और इनकी टीम को ओवरऑल देखा जाए 2025 से, तो ओवरऑल देखा जाए तो 70% रन टॉप ऑर्डर ने ही मारे हैं, मतलब मिडिल ऑर्डर इतना मतलब कि खराब चल रहा है। और फिर इसके बाद बॉलिंग की बात करते हैं, राशिद खान देखो स्टार्टिंग में फॉर्म में नहीं थे, लेकिन अब ये भी फॉर्म पे आ गए, तो ये भी अच्छी बात है। मोहम्मद सिराज तो देखो अच्छे बॉलर हैं। फिर कगिसो रबाडा की हम लोग बात करते हैं, कगिसो रबाडा इसमें इतनी अच्छी फॉर्म पे आ रहे हैं कि वो मतलब कि हमेशा तो कि वो क्या कर रहे हैं कि 140 या 145 प्लस ही बॉलिंग करा रहे हैं, और इतना बॉलिंग कराना कंसिस्टेंसी के साथ, ये अपने आप में ही मतलब कि एक मानता की निशानी है। और फिर प्रसिद्ध कृष्णा देखो पर्पल कैप की लिस्ट में भी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इनका देखो बॉलिंग तो ठीक है, लेकिन बैटिंग जो टॉप ऑर्डर है वो अच्छा है, लेकिन मिडिल ऑर्डर में थोड़ा इनको परेशानी है। तो मिडिल ऑर्डर में इनको थोड़ा देखना पड़ेगा कि किसको लाए, किसको तो कि सेटल करें, तो मिडिल ऑर्डर इनका अच्छा हो। बाकी हम लोग आज का मैच तो देखेंगे कि इसमें कैसा होने वाला है, लेकिन मेरे हिसाब से आज का मैच शायद आरसीबी जीतेगी। बाकी आप लोग को कमेंट में बताना ही है कि आज का मैच कौन जीतेगा, आरसीबी जीतेगी या गुजरात जीतेगी। तो चलिए, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।